सेवा भाव से भरा हृदय, प्रेम से प्रेरित आत्मा ही समाज की सेवा कर सकती है। कुछ लोग बदलाव लाने का साहस रखते हैं और अपने हिस्से का दिया जलाकर अंधेरे को दूर करने की कोशिश करते हैं। आज सिंपली बातें में हम आपके साथ हैं और साथ में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, आईएएस नवीन जैन, जो वर्तमान में सेक्रेटरी हैं जीएडी डिपार्टमेंट के। प्रशासनिक सेवाओं को आप बखूबी निभा रहे हैं और साथ ही अपने चलाए हुए कैंपेन्स डॉटर्स आर प्रीशियस और स्पर्श द्वारा बच्चों के साथ हो रहे सेक्सुअल एक्सप्लॉयमेंट के बारे में जागरूकता जगा रहे हैं। आइए बात करते हैं आईएएस नवीन जैन से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंपली बातें में। थैंक यू वेरी मच। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन के नवीन कैसे थे, क्योंकि बच्चे सपना देखते हैं बड़े होकर ये बनना है, बड़े होकर वो बनना है। आपने क्या सपना देखा और उन सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई के प्रति आपके क्या विचार रहे? देखिए, मैं एक हरियाणा के छोटे से कस्बे में था और वहाँ जो अगर मैं ये कहूँ कि कोई सपना देखा था, तो बच्चों के सपने मुझे लगता है कि बदलते रहते हैं। वो जो भी चीज़ देखते हैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर आसमान में हवाई जहाज को देखते हैं तो वो पायलट बनने का सपना देख लेते हैं, और अगर आर्मी के एक ट्रक को देख लेते हैं तो वो आर्मी में जाने का सोच लेते हैं। तो मुझे याद नहीं पड़ता कि एज सच मैंने कोई एक पर्टिकुलर फील्ड को सेलेक्ट किया हो। और जो एक सबसे बड़ा निर्णय लेने की एक्चुअल स्थिति इंडिया में आती है वो होती है 10th के बाद, जब आप स्ट्रीम का चुनाव करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रीम उम्र भर के लिए तय कर देती है कि कहाँ आप जा सकते हैं और कहाँ कहाँ अब के बाद आप नहीं जा पाएंगे। क्योंकि साइंस नहीं ली तो समझ लीजिए डॉक्टर इंजीनियर का रास्ता बंद हो गया, बिल्कुल। और आपने अगर कॉमर्स ली है तो फिर आपके लिए कुछ और नए रास्ते खुलेंगे, और अगर आप आर्ट्स में आ जाते हैं तो फिर कुछ और रास्ते बंद हो जाते हैं, और फिर आपके पास उसी स्ट्रीम के हिसाब से रहते हैं। तो 11th में जो मेजर डिसीजन था वो ले लिया था कि मैं कॉमर्स में जाऊंगा। मुझे कॉमर्स जो है अच्छी लगी। मैंने कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स किया। उसी की मैंने कंपनी सेक्रेटरी, ICWA, मास्टर ऑफ फाइनेंस करते करते मैं जो है एक प्रोफेशनल बना। तो सपना तो प्राइवेट सेक्टर में रहने का ही हो गया था जब 1991 में मैंने ये तय किया कि मैं कॉमर्स में जाऊंगा। और 2000 तक 99 में जब पहला अटेम्प्ट आईएएस का लिया, तो विश्वास मानिए कि बचपन से मैं आईएएस बनने का सपना देख रहा था, मेरे साथ एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने जब 99 में पहला अटेम्प्ट लिया तो मैंने बहुत ही कैजुअल वे में लिया। मुझे लगा कि देख लेते हैं, ये सिविल सर्विस भी सब लोग कहते हैं कैसा होता है। कॉमर्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी कंसीडर नहीं किया जाता था सिविल सर्विस के लिए, लेकिन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक मैं गया तो मुझे ये लग गया कि अगर मैं दूसरा अटेम्प्ट बहुत अच्छे से दूंगा तो आई कैन गेट इनटू आईएएस। तो थोड़े डिफिकल्ट साल थे वो, इसलिए डिफिकल्ट थे कि नंबर 1 तो भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में जो सीट्स थी वो बहुत कम थी, और मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट का 99 था और सेकंड अटेम्प्ट जिसमें मैं सक्सेस हुआ 2000, उन दोनों ही सालों में सीटों की संख्या ओनली 60 थी एज फार एज आईएएस वाज कंसर्न। तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल कंपटीशन था, लेकिन फाइनली 2000 का एग्जाम दिया और 2001 का मेरा मुझे बैच मिला, राजस्थान काडर के रूप में मिला। तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि हरियाणा के आदमी के लिए राजस्थान बिल्कुल नज़दीक भी है और कल्चरली बहुत रिच भी है, और राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर वैसे ही बहुत अच्छा समझा जाता है। तो 2001 में राजस्थान काडर मिलने के बाद, ट्रेनिंग खत्म करने के बाद, बहुत सारे पदों पे रहते हुए 24 साल का सफ़र तय किया है। और 2025 में आज जब मैं देखता हूँ तो राजस्थान में अलग अलग एरियाज़ में काम करने का मौका मिला। जोधपुर में SDM रहे तो 12 में कलेक्टर रहे, हनुमानगढ़ में कलेक्टर रहे तो राजसमंद में रहे, करौली में गुज्जर आंदोलन देखा, कहीं घड़साना में किसान आंदोलन देखा। बहुत तरह की चीज़ें देखने, समझने, सीखने का मौका मिला, और इस तरह से मेरा ये सफ़र जो है आईएएस का चल रहा है। बिल्कुल, और आप उन सभी बच्चों के लिए मिसाल के तौर पे सामने दिखते हैं कि सपना देखकर उसे क्रैक करना, क्योंकि आजकल जनरल कैटेगरी के लिए आईएएस बनना बड़ा मुश्किल काम है और बहुत सारे हर्डल्स उसमें आते रहते हैं। लेकिन आपकी जो जर्नी 24 सालों की आपने बताई है, उसमें हमें नज़र आता है कि आपने जब ये बात प्रेरणा वाली कही है तो मैं एक बात और बता देता हूँ, शायद कुछ लोग और प्रेरित हो जाएंगे। कि जब मैंने 98 में दिसंबर में फॉर्म भरा था, उस समय तक मैं मैरिड भी था और मेरी एक बेटी भी हो चुकी थी, जस्ट हुई थी। तो मैंने मेरी बेटी के होने के बाद ये डिसाइड किया कि मुझे अब सिविल सर्विस एक बार देना है और इसके लिए देना है। तो इसीलिए जो लोग ये कह देते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आपको अकेले रह के
बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है, तो ये भी एक मिथ है। मुझे लगता है कि शादी होना या बच्चे होना आपको नहीं रोकता आगे बढ़ने से। तो ये एडिशनल बात मैंने इसलिए कही कि जब प्रेरणा की बात आ रही है तो लेट्स मोटिवेट सम मोर पीपल। हाँ, क्योंकि ये प्रेरणा आजकल ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग आजकल सिंगल होने में ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। आईएएस बनने के बाद सरकारी नौकरी तो सभी करते हैं, और हम जब आम बोलचाल की भाषा में पहले से बात करते हैं तो सरकारी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को सिविल सर्वेंट कहा जाता है, और आप उस मानक पे बिल्कुल खरे उतरते हैं कि एक सर्वेंट की तरह आपने अपने शनिवार को भी काम में लिया है। सैटरडेज फॉर सोसाइटी जो आपने चलाया है, एक मुहिम चलाते हैं आप, जिसमें आप डॉटर्स आर प्रेशियस और स्पर्श कैंपेन की बात करते हैं, जो बच्चों के लिए जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उनका, जो उनको जागरूकता लाना है, उस पर आप काम करते हैं। ये दोनों जो मुहिम है कैसे शुरुआत हुई और इनकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं देखिए मेरी पूरी नौकरी ही सोशल सेक्टर के लिए है। आप जब आईएएस बनते हैं तो डेफिनेटली आप सोशल सेक्टर के लिए तो काम करेंगे ही, जनता से जुड़े हैं, कलेक्टर के रूप में काम करेंगे। आगे आपको ऐसे डिपार्टमेंट भी मिलेंगे जिसमें सोशल कॉजेज के लिए काम करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सैटरडे संडे 2 छुट्टियां जो होती हैं वीक में 2 दिन, उनमें से एक दिन जो है वो समय निकाला जा सकता है। और इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि जब मैं मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में एमडी नेशनल हेल्थ मिशन था राजस्थान का, तो उस समय मैंने देखा कि राजस्थान की रेपुटेशन इंडिया में एक ऐसे स्टेट के रूप में है जिसका चाइल्ड सेक्स रेशो कम है। हमसे भी कई स्टेट ऐसे हैं जिनका कम है, लेकिन हम भी कम वालों में ही गिने जाते थे, क्योंकि हमारा भी 885 के आसपास हो गया था 1000 लड़कों के मुकाबले। तो नेचुरली सरकार भी उस समय बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रही थी। तो हमें लगा कि इस पद पे रहते हुए, चूंकि एक पावर भी है स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होने की, पीसीपीएनडीटी एक्ट देश में है जिसके थ्रू आप कन्या भ्रूण हत्या पे रोक लगाते हैं, तो उसी एक्ट की पालना कराना तो ठीक है कि हम लोगों को पकड़ रहे हैं जो बच्ची को गर्भ में ही मारने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चियों को गर्भ में ही वो भ्रूण का लिंग परीक्षण करा रहे हैं, और ये पता लगते ही कि लड़की है उसको अबॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एनफोर्समेंट पार्ट तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हमें इसमें अवेयरनेस पार्ट पे भी काम करना चाहिए, और इसीलिए डॉटर्स आर प्रीशियस प्रोग्राम हम लोगों ने 2016 में शुरू किया। 14, 15, 16 में एनफोर्समेंट चलती रही, लेकिन 16, 17, 18 में एनफोर्समेंट के साथ साथ हम लोगों ने अवेयरनेस का भी एक मॉड्यूल शुरू किया जिसका नाम हमने रखा डॉटर्स आर प्रीशियस। इसमें हम लोग आम जनता तक जाते थे, और इसमें हमारे सरकारी लोग भी इन्वॉल्व थे, एनजीओज भी इन्वॉल्व थे, और मैं कहूँगा कि बहुत हद तक आम जनता भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि वॉलंटियर्स को इन्वाइट किया गया कि आप भी हमसे ट्रेनिंग लेके हमारे कंटेंट को सीखिए, और उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में, सोसाइटी में, जहां कहीं भी कुछ लोग आपको मिले। लेकिन टारगेट था 20 से 25 साल के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टच करिए, क्योंकि जल्दी ही ये लोग फैमिली वे में जाएंगे, और इनको बताइए कि यदि समाज में लड़कियों की संख्या गिरेगी तो उससे किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि जितने लड़के जरूरी हैं समाज के लिए, उतने ही भविष्य के लिए लड़कियां भी जरूरी हैं। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अवेयरनेस पे जब काम किया गया, तो शनिवार को हम लोगों ने ज्यादातर सेशंस को रखा, ताकि हमारा जो रूटीन का नॉर्मल काम है वो डिस्टर्ब ना हो। और वैसे भी एक अच्छी बात यह रहती है कि सरकार में जिस दिन सैटरडे को सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों की छुट्टी होती है, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आप अवेयरनेस के लिए अगर स्कूल कॉलेज को टारगेट करते हैं तो शनिवार को काम करने से आपके दोनों मकसद अचीव हो जाते हैं। आपके पास जाने के लिए टाइम भी है, और वो लोग भी उस दिन आपको समय दे देते हैं। तो डॉटर्स आर प्रीशियस बहुत अच्छे से चला। 16, 17, 18 में हम लोगों ने कई तरह के कीर्तिमान बनाए। मैं कहूँगा एक दिन में ही हमने लगभग 10 लाख लोगों तक अपनी बात को एक साथ पहुँचाया था, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ, कई तरह की रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हुआ, क्योंकि उसके लिए हमने बहुत मेहनत की। 3-4 महीने तक वॉलंटियर्स को तैयार किया गया। अलग अलग राज्य के हिस्सों में जा जाके हमने 500, 600 वॉलंटियर्स को तैयार किया, और इन ऑल हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर तैयार हुए, जिन्होंने बाद में इन सेशंस के लिए अपने अपने हिस्सों में जाके काम किया। चाहे कहीं 10 लोग हों, चाहे कहीं 100 लोग हों, चाहे कहीं 500 लोग हों, हर तरफ अवेयरनेस के लिए काम किया गया। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो चाइल्ड सेक्स रेशो है उसमें इजाफा हुआ,
और जो भी हमारी उस समय की PCTS की रिपोर्ट्स आती थी जिसमें डेली बर्थ्स को रिकॉर्ड किया जाता है, वो हमारी 2016, 17, 18 की बहुत बेहतरीन आई कि सेक्स रेशो एट बर्थ, जिसको हम SRB बोलते हैं, वो बढ़ रही है। अगर SRB बढ़ रही है तो फाइनली चाइल्ड सेक्स रेशो भी बढ़ेगा। ऐसा भी सुनने में आया कि ये जो कन्या भ्रूण हत्या वाली मुहिम थी, ये दूसरे राज्यों में भी इसको फॉलो करने के लिए कुछ बातें हुई। और जी, ऐसा था कि नेशनल हेल्थ मिशन में भारत सरकार द्वारा कई प्रकार की कमेटियां बनाई गई। उन कमेटियों में राजस्थान की तरफ से मुझे भाग लेने का मौका मिला। कई प्रकार के सेमिनार्स में हमारा प्रेजेंटेशन हुआ। राजस्थान मॉडल बहुत अच्छे से उभर के सामने आया। तो भारत सरकार ने जब देखा कि राजस्थान में 3 साल में काफ़ी काम हुआ है और चाइल्ड सेक्स रेशो भी बढ़ने की संभावना दिख रही है, और इसके अलावा बहुत महंगे मॉडल नहीं है और इम्प्लीमेंटेबल मॉडल है, तो उन्होंने कई स्टेट्स को ये कहा कि आप भी राजस्थान में इस मॉडल की स्टडी करें। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि बहुत सारे स्टेट्स में हम लोगों ने जाके प्रेजेंटेशन दिए और कई स्टेट्स की टीम, पर्टिकुलरली मुझे याद है उत्तर प्रदेश की पूरी टीम हमारे यहाँ पे आई थी और उन्होंने हमारे मॉडल को स्टडी किया और उन्होंने भी हमारी तरह एक इन्वेस्टिगेशन का ब्यूरो अलग से बनाया जिससे कि क्रॉस लर्निंग के माध्यम से बेटियों को बचाया जा सके। जो स्पर्श मुहिम है, क्या ऐसी कुछ घटनाओं ने आपको प्रेरित किया इस कैंपेन को चलाने के लिए? जी, स्पर्श जो है वो 2018 में जब मैं मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ तो वो प्रोग्राम चूंकि एक ऑफिशियल प्रोग्राम के तौर पे लॉन्च हुआ, तो उस प्रोग्राम को मैं वहीं छोड़ के मैंने अगला डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। 2019 में हमें ऐसा लगा कि उस पर्टिकुलर ईयर में बहुत सारे अखबार और चैनल्स पे इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो 2-3 साल से लेके और 12-13 साल के बच्चे हैं उनके साथ कई प्रकार के अब्यूज़ हो रहे हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हालांकि ये खबरें अभी भी कुछ कुछ आती रहती हैं, लेकिन लगातार ये खबरें उस समय आ रही थी। तो हमारी टीम ने, जो कि पहले डॉक्टर साहब प्रीशियस में भी मेरे साथ थी, हम सब ने मिलकर देखा कि क्यों नहीं हम लोग वैसा ही कुछ करें, यानी कि सोसाइटी के NGOs, आम जनता, जो अवेलेबल लोग हैं, सैटरडे फॉर सोसाइटी मॉडल को ही यूज़ करते हुए क्या हम स्कूल्स में जा सकते हैं? क्या हम पहली क्लास से 8वीं क्लास, मैंने क्यों बोला, पहली क्लास में बच्चा लगभग 5-6 साल का होता है और 8वीं क्लास का बच्चा लगभग 12-13 साल का हो जाता है, और यही वो एज ग्रुप मुझे लगा कि डर तो 5 साल से कम के बच्चे को भी है, लेकिन मैं उन तक पहुंच नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को कोई भी अवेयरनेस देनी है तो सीधा सीधा स्कूल्स में चले जाइए, गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए, प्राइवेट में चले जाइए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, शहर के स्कूल, गांव के स्कूल। और हम लोगों ने स्पर्श अभियान को लॉन्च करने का फैसला किया और ये एक वॉलंटरी मॉडल है। इसमें कोई भी आदमी हमें ज्वाइन कर सकता है, कोई भी एक स्टूडेंट भी हो सकता है, रिटायर्ड इंसान भी हो सकता है, कोई एज बार नहीं है इसमें। केवल आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप हमारी बात लोगों तक पहुंचा दें। अब हमारा कंटेंट पिछले 6 साल में बहुत एनरिच हो गया है और आप अगर देखेंगे 45 मिनट से 70 मिनट के बीच में हम किसी भी स्कूल में सेशन जब लेते हैं तो बच्चों को बहुत तरीके से 7 टिप्स ऐसी बता देते हैं जिससे कि बच्चे अपने आप को सजग कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं और कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आने पर वो समझ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप का जो स्पर्श है ये हमारे लिए सेफ है और ये जो टच है ये हमारे लिए सेफ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी है बजाय हम बाद में एक्शन लें। बिल्कुल जी। ये जो 7 टिप्स, 7 सिग्नल्स की आप बात करते हैं, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि ये क्या है 7 टिप्स? देखिए, वैसे तो 7 टिप्स बताने में करीबन 20-25 मिनट लग जाते हैं क्योंकि हमारा सेशन लगभग 1 घंटे का होता है, 45 मिनट से 70 मिनट। मैं पॉइंट्स के तौर पे जरूर बताऊंगा ताकि इस पॉडकास्ट को देखने वाले लोगों को फायदा हो। और मैं ये भी उनको कहना चाहूंगा कि वो चाहें तो इंस्टा पे स्पर्श अभियान के पेज पे भी जा सकते हैं, जिसका एड्रेस मैं चाहूंगा कि आप जरूर दें, और वहां पर उनके विस्तृत वीडियोस अवेलेबल हैं और इवन यूट्यूब पे भी आपको पूरे विस्तृत वीडियोस मिल जाएंगे। क्योंकि ये मैटर शॉर्टकट का नहीं है, ये मैटर लगभग 1 घंटे में एक 5 साल से 12 साल के बच्चे को बहुत अच्छे से उसकी कॉन्शियस में उस चीज को डालने का है। लेकिन वो 7 टिप्स मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा शॉर्ट में ही। सबसे पहली टिप हम ये बताते हैं बच्चों को कि देखिए, आप ये मान के चलिए कि जो बेड टच है वो कहीं से भी आ सकता है, वो कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है।
वो कोई घर का इंसान भी हो सकता है, नॉट ओनली स्ट्रेंजर। तो ये बात याद रखिए कि आप अनसेफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, तो किसी पे भी एक्स्ट्रा भरोसा नहीं करना है। तो टिप नंबर 1 में हम बताते हैं कि आपके शरीर के 4 बॉडी पार्ट, आपके होंठ, आपकी छाती, आपके प्राइवेट पार्ट टांगों के बीच में और पीछे की तरफ आपके बॉटम्स, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार वहां टच करके आपसे बात कर रहा है, प्यार कर रहा है, दुलार कर रहा है और बार बार वहां टच कर रहा है, तो ये पहला सिग्नल है कि ये सही चीज नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी बिना रीजन के इन 4 बॉडी पार्ट्स को टच करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो बच्चों को हम कई प्रकार के एग्जाम्पल देते हैं, कई प्रकार की सिचुएशंस बताते हैं, तो बच्चों को ये बात समझ में आ जाती है कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। अगर आपको गिरने से चोट लगी है बॉटम्स पे, तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास एक रीजन है उसको टच करने का। लेकिन अगर आपको चोट वहां नहीं लगी है और फिर भी कोई आपको वहां टच कर रहा है, आपको कोई नहला नहीं रहा है लेकिन फिर भी वहां पे टच कर रहा है, तो रीजन नहीं हुआ ना कोई भी। तो पहला हमारा होता है 4 बॉडी पार्ट्स पे सजग रहने का। दूसरा हमारा टिप होता है कि ज्यादातर केसेस में जो किडनैपिंग या पैट टच हुए हैं वो 3 जगहों के आसपास बहुत ज्यादा देखे गए हैं: पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक पार्क्स। अब जितने भी साधन आपके घर के अलावा है वो सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो फ्लाइट हो। पब्लिक टॉयलेट्स, आज हम हाईवे पे सफर करते हैं, हमें टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, शॉपिंग मॉल्स में इस्तेमाल करना पड़ता है। पब्लिक गार्डन्स, हर सोसाइटी, हर कॉलोनी के अंदर एक पब्लिक गार्डन बना हुआ है, वो सेफ भी हो सकता है, अनसेफ भी हो सकता है, लेकिन माना गया है कि बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग और बहुत रात को अकेले नहीं जाएं। अडल्ट कंपनी उनके साथ रहे तो बहुत अच्छा है, कोई बड़ा घर का मेंबर साथ रहे। कई बार बच्चे गुस्सा करते हैं कि आप हर जगह हमें फॉलो मत करिए, लेकिन हमें बच्चों को ध्यान में फिर भी रखना चाहिए उनके गुस्से के बावजूद। और हम उनको ये भी बताते हैं कि बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन में अकेले सफर करने की इजाजत मत दीजिए, ये एडवेंचर किसी काम के नहीं है। बकायदा आपकी नजर में मॉनिटरिंग में चीजें होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब हम बच्चों को ही ये बात बता देंगे, जिन 7 टिप्स की आप बात करें, तो बच्चे खुद ही अवेयर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम बड़े होने के नाते जब उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो वो उनको लगता है कि हमें बांधा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और जब हम अवेयरनेस का बीज ही उनमें बो देंगे कि तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना है, तो मुझे लगता है कि ये मुहिम तभी काम करेगी और तभी ये सारी चीजें जड़ से आपने बिल्कुल सही खत्म कहा, हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। आप देखिए, कोई चीज कई बार आप अपने घर में बच्चे को कहिए तो शायद वो उसको कम वैल्यू देगा, वही बात आपके घर में आने वाला कोई और व्यक्ति अगर तरीके से कहेगा तो उसको असर करती है। इसी तरह से स्कूल में रूटीन में सिलेबस पढ़ाने वाला टीचर कोई बात बताएगा तो वो उसको भी सिलेबस की तरह मान लेगा, लेकिन स्कूल में स्पेशली सेशन लेने के लिए आने वाला व्यक्ति जब एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, एक मूवी के माध्यम से इसी बात को कहता है तो फर्क पड़ता है। तो वहां पर हमारा रोल है। तो ये 2 टिप्स के बाद जो तीसरी टिप्स है वो ये है कि इंडियन फैमिलीज में बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं और हम लोग एक दूसरे के घरों में कुछ दिन के लिए ठहरने के लिए जाते हैं, और जब हम ठहरने के लिए जाते हैं तो हम लोग फंक्शंस में बिजी हो जाते हैं। ऐसे में हमारी फैमिली में या हमारी फैमिली के आसपास में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो छोटे बच्चों को टारगेट कर सकते हैं। पिछले दिनों में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं। तो ऐसे में बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि अगर कोई उनके सामने अपने कपड़े उतार रहा है, उनको उतारने के लिए कह रहा है, उनके निजी अंगों को छू रहा है या अपने निजी अंग उनको दिखा रहा है, तो ये नॉर्मल बात नहीं है। उनको बताना पड़ेगा कि चाहे वो हमारी फैमिली के कितने भी रिस्पेक्टेबल मेंबर हों, उनको उनके सामने ये सब चीजें नॉर्मल नहीं है और उनको कहना चाहिए कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो ये बात बताने से आपको फायदा ये होगा कि आप और कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे और बच्चा अपनी सेफ्टी कर लेंगे। और ये बात हर इंडियन पेरेंट को अपने बच्चों को तरीके से समझानी ही चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मामलों में देखा गया है इंडिया में कि जो बैड टच के केसेस बाद में रिपोर्ट होते हैं 60 to 70% मामलों में वो जान पहचान के लोग ही करते हैं। इसमें स्ट्रेंजर्स का परसेंटेज कम है जानने वालों की बजाय। चौथी बात, आजकल डिवाइसेस बहुत आ गए, मोबाइल, लैपटॉप, आप देखेंगे कि हर किसी के पास एक टैबलेट है और बच्चे पीसी का इस्तेमाल भी करते हैं। तो देखा गया है कि कई लोग अपने पास बच्चों को बुलाएंगे और उनको कुछ गलत सामग्री, कुछ गलत कंटेंट, कोई वीडियो या कोई पिक दिखाएंगे और उनको टेस्ट करते हैं कि इनकी नॉलेज कितनी है। तो बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि अगर कोई आपको अपने पास बुला के या आपके मोबाइल पे या मम्मी के मोबाइल पे कोई गलत चीज भेजता है और आपको देखने के लिए मजबूर करता है, तो ये भी बैड टच है। चाहे ये अंकल आंटी आपसे डिस्टेंस में दूर बैठे हैं,
लेकिन वो भी पेट टच की तरह ही डील होगा, जहां पे बच्चे को ऐसा कंटेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है जो उसकी उम्र के हिसाब से उसको नहीं देखना चाहिए। नंबर 5, पांचवी टिप हम जोड़ देते हैं, जो ई शॉपिंग आप कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, ई शॉपिंग के तो फायदे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ई शॉपिंग करने के बाद जो आगे माँ बाप का फर्ज है, जो घर वालों का फर्ज है, वो हम नहीं निभाते। कैसे? आप खुद देखिए कि आज बहुत सारे साइट्स पे जब हमें डिलीवरी के लिए हमारे घर पे कोई आता है तो आजकल कितनी अच्छी बात है कि वेबसाइट आपको सुबह इन्फॉर्म कर देती है कि आज ये पैकेट डिलीवर होगा, बहुत अच्छे से बता देती है। लेकिन उसके बावजूद घर के लोग कहीं बाहर जाएंगे तो घर पे बता के नहीं जाते हैं कि पैकेट आने हैं, पेड पैकेट आएंगे, प्रीपेड या पोस्ट पेड आएंगे, नहीं बताते। घर पे बच्चे अकेले हैं, डिलीवरी करने वाला आया, पहली बात तो बच्चा एक्सपोज हो गया। दूसरा, बच्चा बहुत भोला होता है, अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ लगातार डिलीवरी करने आ रहा है और वो क्रिमिनल माइंड का है तो वो बच्चे को बरगला सकता है। वो बच्चे की रूटीन को देख लेता है, मैं 3 बजे जब भी आता हूँ बच्चा अकेला होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिलीवरी करने वाले लोग गलत होते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि 100 में से कौन व्यक्ति ऐसा है जो इस इंफॉर्मेशन का दुरुपयोग कर सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो हम ये कहते हैं कि घर पे अगर कोई प्लम्बर आया है, इलेक्ट्रीशियन आया है, डिलीवरी वाला आया है, उनसे कैसे डील करना है के बारे में बच्चों को क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रोबेबली आप कोशिश करिए कि ये लोग तभी आए जब आप हो। अगर इन केस आपको कहीं जाना पड़ जाता है और ये लोग तब आते हैं तो बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि हाउ टू डील विद देम, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा दोस्ताना होने के चक्कर में उलझ सकते हैं। इवन कई बार बच्चे तो अपने भोलेपन में स्ट्रेंजर को ये भी बता देते हैं कि मेरे घर में सीसीटीवी कहाँ लगा हुआ है, मेरे घर का डॉग जो है वो खतरनाक है या सिंपल है, या मेरे पापा ने जो कैमरा लगाए हैं एक्चुअल में वो कैमरा काम करते हैं या फेक हैं। तो बच्चों का फायदा वो उठा सकते हैं क्योंकि वो दोस्ताना नेचर के होते हैं। तो ये हमारी 5वीं टिप रहती है। 6ठी टिप हमने इस फॉर्म में दी है कि वो इस बहुत पॉपुलर भी हुई है क्योंकि हमने उसके जो वीडियो डाले तो बहुत अच्छी हमें रीच मिली। उसमें हम 3 वर्ड यूज करते हैं, रिस्की रिलेटिव, नॉटी नेबर, ओवर फ्रेंडली फैमिली फ्रेंड। तो मैं दोबारा बोलूंगा, रिस्की रिलेटिव का मतलब है हर किसी को पता है कि मेरे रिलेटिव्स में से कौन व्यक्ति थोड़ा सा रिस्की नेचर का हो सकता है, वो आपको पता है। नॉटी नेबर का मतलब है कई नेबर जो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस आपके घर में रखते हैं, क्या चल रहा है। और तीसरा, जो फैमिली फ्रेंड आपके बच्चों के साथ ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश कर सकते हैं, उन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया है तो वो थोड़ा ज्यादा ही करते हैं। ये तीनों तरह के लोगों में कुछ ऐसे लोग पाए गए हैं जो टीनेजर्स पे निगाह रखते हैं। ये मैं आपको एक्चुअल इंसिडेंट्स के बेस पे बता रहा हूँ। इनको ये पता होता है क्योंकि ये फैमिली के करीब लोग हैं तीनों। ये क्या देख लेते हैं कि इस फैमिली में बच्चे को ये चीजें तो मिल गई हैं और ये चीजें वो नहीं दे पा रहे हैं, वो उस गैप का फायदा उठाते हैं, बच्चे को अप्रोच करते हैं। वैसे तो मैं तुम्हारा अंकल हूं लेकिन मुझे दोस्त समझो, और मैंने सुना है कि तुम्हारे पास तो एक बेसिक फोन भी नहीं है, आजकल तो हर बच्चा आईफोन लिए घूम रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक एंड्रॉइड तो दिलाई दूं, तुम्हारा बर्थडे घर पे क्यों मनाते हैं, सारे बच्चे तो रेस्टोरेंट्स में मनाते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो टीनेजर को तुरंत अट्रैक्ट करेंगी और बच्चा उनके चक्कर में आएगा, और फिर बाद में इसका क्या रिजल्ट होगा मुझे कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों की नीयत खराब हो सकती है। तो ये हमारी 6ठी और बहुत महत्वपूर्ण टिप रहती है कि पर्टिकुलरली बड़े होते हुए बच्चे बच्चियों को आप इस तरह के लोगों के प्रति सावधान करें और बच्चों को ये कहें कि अगर कोई अंकल आंटी आपको कोई ऐसी चीजें ऑफर कर रहा है जो थोड़ी सी महंगी है तो दे शुड टेल अस। और कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि ये बात नहीं बतानी है कि अंकल ने मुझे फोन दिया है या मेरे लिए पार्टी रख रहे हैं। 7वीं और आखिरी टिप जो हम बच्चों तक पहुंचाते हैं कि अव्वल तो बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाने चाहिए, लेकिन आप जानते ही हैं कि आज जब सारे माँ बाप फोन स्क्रॉल करते रहते हैं तो बच्चे भी ये काम करते हैं। तो बच्चों ने अपनी बर्थ डेट को फेक करके अकाउंट बना रखे हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, एवरीवेयर, लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने सेलिब्रिटी अकाउंट को फेक किया हुआ है। मान लीजिए जो बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटीज हैं हमारे बच्चों के बीच में, आप जानते ही हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बच्चे फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ देयर एंटरटेनमेंट वैल्यू और बिकॉज ऑफ अदर। लेकिन ऐसे लोगों के फेक प्रोफाइल वाले लोग बच्चों को गलत प्रॉमिस कर सकते हैं, फेक प्रॉमिस कर सकते हैं, बच्चों को मिलने बुला सकते हैं और हमारे बच्चे किसी गलत आदमी की कंपनी में कुछ गड़बड़ में आ सकते हैं क्योंकि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व ना हो जाए, किसी के साथ कोई ऐसे रॉबरी वगैरह में उनका नाम नहीं आ जाए, कोई राइडर है बाइक का और वो कोई चैन स्नैचिंग वगैरह में आ जाए, पिछले दिनों में ऐसी कुछ सुना मैंने। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से करने की हैं। तो बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि सोशल मीडिया ईजी दिखता है लेकिन बहुत ही डाइसी है, तो उस पर आप बच्चों सावधान रहो।
ये सातों बातें हम बहुत एग्जाम्पल्स के साथ लगभग 25-30 मिनट खर्च करके बच्चों को बताते हैं, और फिर ये भी बताते हैं कि अगर कोई आपको बैड टच करने लगे तो हाउ टू सेव योर सेल्फ, 1098 नंबर के बारे में भी बताते हैं, नो गो टेल टेक्निक भी बताते हैं कि आप जोर से चिल्लाइए, वहाँ से भाग जाइए और फिर जाके उस व्यक्ति के बारे में अपनी फैमिली में किसी को बताइए। तो नो गो टेल टेक्निक बताते हैं, 1098 नंबर बताते हैं। तो कुल मिला के ये पूरा पैकेज हमारा हो जाता है। और एक मूवी हम लोगों ने बना रखी है 5 मिनट की, वो मूवी दिखाने से हमारी जो 55 मिनट की मेहनत होती है उसकी एक रिवीजन भी बच्चों में हो जाती है। तो कुल मिला के मैं मानता हूं कि स्पर्श कैंपेन में जिन जिन स्कूल्स ने हमारे सेशन कराए हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, और हमारे कुछ बहुत कम वॉलंटियर मेरे पास हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना समय नहीं देते। तो जितने वॉलंटियर हमारे पास हैं उनके पास काफ़ी संख्या में कॉल्स रहती हैं, इन्विटेशंस रहते हैं, और हम लोग सैटरडे के दिन जाके ये सेशंस ले लेते हैं। जी। मूवी की जैसे आपने बात की, तो आमतौर पर हम यही मानते हैं और हम जानते भी हैं, समझते भी हैं कि विजुअलाइज जब कोई चीज होती है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता बहुत है, अच्छा होता है जी। और वो हमको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम में दे देती है। और सिंपली बातें हैं तो एक सिंपल सी बात है, आप हरियाणा से आते हैं तो अभी क्लिक हुआ मुझे कि एक मूवी में डायलॉग था कि हमारी छोरियां छोरा से कम है जी। और आपने हमेशा डॉटर्स के लिए ही काम किया है, लेकिन फिर भी आज भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश में बेटियों के लिए काम अभी बहुत अधूरा है जी। इसमें आपका क्या विजन है, क्या मिशन है, आप किस तरह से हमारे देश की बेटियों को देखते हैं? आप ये देखिए कि हम अरबों मतलब 1.5 अरब से ऊपर के देश हैं, और हमारे राज्य की आबादी भी 8 करोड़ से ज़्यादा ही है, और कम से कम 10-12 लाख लोग तो ऐसे होंगे जो बौद्धिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन स्किल के मामले में बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि आपको मेरी बात अपील ना करे, लेकिन एक बार ये सोच के देखिए कि अगर ये 10-12 लाख लोग कोई ना कोई कोज ले लें, जरूरी नहीं कि हर कोई बेटी वाला कोज ले, कोई पोल्यूशन का ले सकता है, कोई प्लास्टिक का ले सकता है, कोई सड़क के गड्ढों का ले सकता है, कोई एक्सीडेंट प्रोन क्षेत्रों में काम कर सकता है, लेकिन अगर हम में से हर लोग ये 12-15 मकसद के लिए काम करते तो सरकार के पास कितनी पावर बढ़ सकती है। क्योंकि सरकार के पास बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, बहुत अच्छे साधन हैं, लेकिन उसको कम्युनिकेट करने में, उसको जनता तक पहुंचाने में अगर ये सिविल सोसाइटी इस तरीके से काम ज्यादा करती है, मीन में निकालने वाली सोसाइटी तो है हमारे पास, लेकिन साथ में जुट के उस कमी को दूर करने वाली सोसाइटी भी हमें बननी पड़ेगी। क्रिटिसिज्म बहुत आसान है, कोई भी बात कहना बहुत आसान है, किसी भी चीज में तुरंत आप निकाल दीजिए। अब आप कहेंगे कि सैटरडे मैं क्यों करता हूं, तो ये भी है कि अगर कोई ये कह दे कि नवीन जैन साहब को तनख्वाह मंडे टू फ्राइडे काम करने की मिलती है, तो कम से कम आज मुझे वो बात कोई सुना नहीं सकता, क्योंकि मीन में निकालने वाले लोग ये भी नहीं देखेंगे कि मैं कोज के लिए ही तो काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद हमने सैटरडे को चुन लिया कि ये तो हमारा दिन है, अगर हम चाहें तो ये काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सबको अपनी नेचर में ना क्रिटिसिज्म को तो डालना चाहिए, आदमी क्रिटिक हो बुरा नहीं है, लेकिन योगदान भी तो दे, आगे बढ़ के योगदान दे। मैंने भी बुराई की है, इतना योगदान काफी नहीं है, मैंने उसमें जाके पार्टिसिपेट किया, मैं कहाँ जाके प्लास्टिक के खिलाफ बोला, मैं कहाँ जाके पोल्यूशन के खिलाफ बोला, मैंने कहाँ कहाँ पर जाके पेट्स के लिए काम किया, तो वो सब आपको भी तो होना चाहिए। दुनिया, हम सब क्या चाहते हैं, दुनिया बहुत अच्छा काम करे, लेकिन मेरा शनिवार खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, शनिवार को अगर 2 बजे तक आप कोई काम करके इवनिंग में एंजॉय करते हैं तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल, कॉज जैसा अभी हम तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये कर रहे होते, तो जो आपने कहा ना कि बेटियों के लिए भी तो बहुत काम की जरूरत है, तो 10-12 लाख लोग तो मेरा मानना है कि मिनिमम हम निकाल सकते हैं, जो अपने 4-4 घंटे, मैं कह रहा हूँ चारों सैटरडे मत दो यार, 2 सैटरडे दे दो, 1 सैटरडे दे दो, कितने करोड़ों घंटे क्रिएट होंगे साल भर में, और उन करोड़ों घंटों में ये सारे बौद्धिक और एजुकेशनली अपलिफ्टमेंट वाले लोग अगर रियल चीज़ों के लिए काम करेंगे, थोड़े बहुत रिसोर्स भी अगर हम अपने जुटा लें, तो मेरा मानना है कि हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और शायद यही फ़र्क है हम में और बाकी नेशंस में कि हम रियल में पेबैक नहीं करते सोसाइटी को। बिल्कुल, और जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि कॉज के साथ अगर जीवन को ना जोड़े तो फिर वो कैसा जीवन? बिल्कुल, बिना कॉज के तो जीवन हो ही नहीं सकता। देन फिर वो एक समय के बाद आपको खुद खोखलापन नजर आएगा कि ठीक है साधन हो गए हैं, फिर देन व्हाट, आपको खाना मिलने लग गया, आपके ऊपर इच्छा हो गई, आपकी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो रही है, उसके आगे क्या? आपने अपने बच्चों के लिए सब चीज़ों का इंतजाम कर दिया, उसके आगे क्या? व्हाट विल यू डू आफ्टर दैट? तो इसीलिए आई थिंक ड्यूरिंग यूर, जब आप एक अच्छे खासे मैच्योर एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है हर आदमी को
दिक्कत होती है, लेकिन घंटा 2 घंटा 4 घंटे कोई दिन चुनना, और शनिवार आपको सूट नहीं करता है तो जो भी दिन आपको सूट कर, लेकिन एवरीबॉडी अपने हिस्से का दिया हम अपने उस पे हिस्से जला सकते हैं। एग्जैक्टली। जब कोरोना का समय था और जी। जब दुनिया ठहरी हुई थी, उस दौरान भी आपने अपनी क्रिएटिविटी को और अपनी सोच को बिल्कुल जागृत करके रखा और एक किताब लिखी जी वैक्सीन 50 के नाम से, जी और उसका टैगलाइन ये है कि नेगेटिव थॉट्स को किल करना है। जी। तो उसके बारे में हमें बताएं कि देखिए, ऐसा है कि हम में से बहुत सारे बौद्धिक लोग बहुत बड़ी बड़ी किताबें तो लिख सकते हैं, जो कि मान लीजिए फॉरेन रिलेशंस पे कोई किताब लिखनी है या किसी साइंस की थ्योरी पे किताब लिखनी है, लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त में ज़रूरत केवल इस चीज़ की थी कि दुनिया बचेगी कैसे। आपको ध्यान होगा जब मार्च में, अप्रैल में 2020 में जब कोरोना आया और कोई वैक्सीन का नाम भी नहीं था, और जिस तरह से लोग इतनी दुनिया में मर रहे थे, बड़े बड़े देशों में मर रहे थे, यूरोप में मर रहे थे, अमेरिका में मर रहे थे, तो दुनिया में निराशा छा गई थी। तो ऐसे समय में ज़रूरत थी एक ऐसी चीज़ की कि हम लोग देश में पॉजिटिविटी को फैलाएं, क्योंकि पॉजिटिव तो वायरस ऑलरेडी था ही। उस समय नेगेटिविटी की ज़रूरत थी कि वायरस तो नेगेटिव हो जाए लेकिन थॉट्स पॉजिटिव हो जाए। तो इसीलिए इस किताब को हमने किया कि भाई हर रोज़ जो हो रहा था समाज में कोरोना को लेके, उन इंसिडेंट को पकड़ते थे और उसके ऊपर एक पॉडकास्ट करते थे। धीरे धीरे 50 पॉडकास्ट हो गए। उन 50 पॉडकास्ट को इकट्ठा करके वैक्सीन 50 नाम से एक किताब कंपाइल कर दी गई। तो पॉडकास्टिंग से ही ये किताब का जन्म हुआ। जो अप्रैल और मई में पॉडकास्टिंग मैंने की, उससे ये किताब का जन्म हो गया और ये लोगों को प्रेरित करने लगी। और ये कोरोना के बाद कोई भी डिजास्टर में आप इसको पढ़ेंगे, और ये कहानियाँ आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई हैं, हमारी सोसाइटी की कहानियाँ हैं। मैंने कोई कहानी किन्हीं साधु, हमारे जैन साधु से सुनी, कोई किसी बुक में पढ़ी। 30-40 साल में जो जो कहानियाँ जैसे जैसे दिमाग में आती गई, उनको कंपाइल कर दिया, कोरोना के साथ उनका रेलेवेंस जोड़ दिया। तो इस तरह की एक कोशिश की गई थी। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद नवीन सर आपका कि ये जो कैंपेन आप चला रहे हैं, ना सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए धन्यवाद, बल्कि ये सैटरडे फॉर सोसाइटी और स्पर्श कैंपेन, डॉटर्स आर प्रीशियस, ये सारी जो बातें हैं, जो शब्द हैं, बड़ी साहस है, बड़ी समृद्धता है इन शब्दों में। और आप अगर इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, तो आप इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल्स इसके बारे में मिलेगी, क्योंकि अपने हिस्से का दिया तो हमें खुद ही जलाना होगा। हम साथ चल सकते हैं, और जब बहुत सारे दिए जलेंगे तो निसंदेह बहुत रोशनी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आप पॉडकास्ट में आए और सिंपली बातों में हमारे साथ आपने इन सब विषयों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच।